गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने द्वितीय लगे पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र के, उसमें अपने अंडवाहिनी, गर्भाशय व वेजाइना के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं प्रजनन की अवस्थाएं। कि वे 4 अवस्थाएं दे रखी, उनकी बात करेंगे। क्या है तो अपनी हेडिंग है प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं कि प्रजनन की अवस्थाएं कौन कौन सी, इनकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे युग्मक जनन। कि भाई युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन या इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ज़्यादा काम तो नहीं आता, लेकिन वर्ड आपको याद रखना, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। देखिए कि वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, युग्मक जनन। कि वर्षण और अंडाशय से अगुणित, इसे कौन से युग्मक बनते हैं, शुक्राणु। ये क्या है, अगुणित युग्मक है। और अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाणु। ये भी क्या है, अगुणित युग्मक है। ठीक है, तो इन युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। तो अंडाशय से अंडाणु का बनना और वर्षण से शुक्राणु का बनना क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। कि नर के वर्षण में होने वाली जो एक क्रिया है, कि नर के वर्षण में होने वाली क्रिया शुक्राणु का निर्माण होता है, इस क्रिया को कहते हैं शुक्र जनन। तो एक परिभाषा कौन सी है, शुक्र जनन। और एक आएगी अंड जनन। पहले कौन से, युग्मक जनन के वर्षण से शुक्राणु का निर्माण, या से सकते वर्षण से अगुणित युग्मक का निर्माण, या से सकते वर्षण व अंडाशय से अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन। अब शुक्र जनन अंड जनन क्या होता है कि वर्षण में आपके शुक्राणु का निर्माण होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन। तो वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। और जनन क्या होगा कि मादा के लिखे, वर्षण किसमें पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ, मादा के अंडाशय में युग्मकों की निर्माण की क्रिया, युग्मकों की निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन। यह लिखते हैं मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन। युग्मकों के निर्माण की क्रिया ऐसे लिखते हैं, निर्माण की क्रिया, युग्मकों की निर्माण की क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, अंडजनन। कि वर्षण वैसे लिख सकते हैं, नर में वर्षण, नर के वर्षण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन। अंडजनन मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु बनते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मादा के अंडाशय के द्वारा अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंडजनन। 3 परिभाषाएं हैं, तीनों याद रखने। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंडजनन। युग्मक जनन कब हो गया, आपके वर्षण व अंडाशय के द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन। और आपको पता वर्षण में युग्मक कौन से होते हैं, शुक्राणु को कहते हैं नर युग्मक, और अंडाशय में जो युग्मक होते हैं उसे कहते हैं अंडाणु, जिसे क्या कहा जाता है, आपके मादा युग्मक कहा जाता है। क्या लिखा हुआ, अंडाणु लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं हो, अंडाणु। और शुक्र जनन, वर्षण में शुक्राणु निर्माण किया, और मादा के अंडाशय में अंडाणु निर्माण किया, अंडजनन। तो शुक्र जनन और अंडजनन ये हो गए। अब दूसरी जो आपके प्रजनन की अवस्था में डेफिनेशन आती है, वो आती है आपके निषेचन की। पहली आ गई युग्मक जनन की, और दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसे बोलते हैं आपके निषेचन के, फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखिए इसे 3 परिभाषाएं, तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखना। 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से।
बी पॉइंट आपके निषेचन। निषेचन ऐसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए कि मादा में उपस्थित जो अंडाणु है मैथुन के द्वारा नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आते हैं तथा युग्म द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि परिभाषा क्या हो गई। सिंपल सी है, अंडाणु व शुक्राणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है अंडाणु मतलब मादा युग्मक, शुक्राणु मतलब नर युग्मक। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, जहां मिलते हैं दोनों मिल गए एक संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज। उसे क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात। अब देखिए क्या होता है कि वे मादा अंडाणु जो आपको पता है अंडा से सुसज्जित होता है और कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। मान लीजिए अंडाणु यहाँ पे गर्भाशय में पड़ा है। अब जो नर के जो अंडाणु गतिशील नहीं होता है, ठीक है। अब नर युग्मक जो होते हैं शुक्राणु वो क्या होते हैं? इसके पीछे कसाब लगे होते हैं, फ्लैजिला लगे होते हैं। इन ऊर्जा ये गति करते हुए क्या होता है? ये गति करेंगे योनि से होते हुए आपकी गर्भाशय गिरवाश होते हुए गर्भाशय में पहुंचेंगे और ये अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे। जैसे ये दोनों मिल गए तो ये स्थिति बन गई। इसे ये भी एन है, एक गुणित है, ये भी एन है, ये भी एक गुणित है। दोनों जब मिलेंगे तो इसे क्या बनेंगे? 2n बनेंगे, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो जहाँ पे ये मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपके निषेचन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? नर युग्मक n शुक्राणु, मादा युग्मक n अंडाणु, ठीक है, दोनों का मिलना, ठीक है। जैसे जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों जहाँ मिलते हैं उसे युग्मनज बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये क्या है? युग्मनज। या क्या है? जाइगोट है। तो निषेचन क्या हो गया? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। सिंपल से लैंग्वेज में यही अर्थ होता है। अगला है विदलन तथा भ्रूण का रोपण। तीसरा स्टेप आता है अपने प्रजनन की अवस्था में कि विदलन तथा भ्रूण का रोपण। देखिए तीसरे स्टेप की बात करते हैं अपन, विदलन तथा भ्रूण का रोपण। कि विदलन तथा भ्रूण का रोपण क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है इंग्लिश में। कि युग्मनज जो होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे क्या कहते हैं? ब्लास्टुला या कोरक कहा जाता है। वो कोरक जो गर्भाशय के अंत्य स्तर में जाके स्थापित होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण रोपण कहलाती है। देखो विदलन का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, परिभाषा नहीं देर की विदलन की आपके कि युग्मनज बना 2n संरचना क्या कहते हैं? निषेचन के बाद युग्मनज बना। तो इस युग्मनज में इसके आकार में थोड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। आकार में नो परिवर्तन, आकार में कोई परिवर्तन नहीं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ना किसके विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री में आपको बता गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, बस संतति की संख्या क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो ये हो गया आपके क्या? विदलन कहलाता है। अब भ्रूण रोपण क्या है कि जो ये युग्मनज है इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने से एक संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं? कोरक। इंग्लिश में कहा जाता है ब्लास्टुला, इंग्लिश में याद रखेंगे ब्लास्टुला। हिंदी में क्या कहते हैं? कोरक कहा जाता है। तो ये कोरक बन जाता है। ये कोरक क्या करता है? गर्भाशय का, अपन कल डायग्राम बनाया था, लिखा था, गर्भाशय का जो अंत्य स्तर होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। अंत्य स्तर इंग्लिश में याद रखेंगे, अंत्य स्तर को क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो गर्भाशय के अंत्य स्तर एंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित होना, क्या होना इसमें? स्थापित होना। कौन? किसका? कोरक का। स्थापित होना क्या कहलाएगा? रोपण कहलाएगा। मतलब क्या हुआ भाई? निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या जब 32 अवस्था हो जाती है, कोशिकाओं की संख्या 2 से 32 हो जाती है, उसे बोलते हैं कोरक।
तो ये कोरक जो होता है गर्भाशय का अंदर वाली जो परत होती है उससे जाकर चिपक जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रोपण। मतलब बच्चा माँ के गर्भ में रोपित हो गया है या जुड़ गया है, इसे क्या कहा जाता है? रोपण कहा जाता है। और लास्ट आपके बचा है प्रसव। प्रसव देखिए, इसे डिलीवरी कहा जाता है, प्रोक्यूमेंट डिलीवरी। कि भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। कि जैसे भ्रूण रोपण हो गया, इस रोपण के बाद क्या होता है? धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होगा, बच्चे में आंख का निर्माण होगा, हाथ का निर्माण होगा, माँ के गर्भ के अंदर पैर का निर्माण होगा, आंखों का, बालों का, सबका निर्माण होगा। जब बच्चा पूरी अवधि कर लेता है, 9 महीने की अवधि पूर्ण कर लेता है, तब बच्चे का क्या होता है कि शिशु का जन्म होता है। और शिशु जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसूव कहलाती है। कि प्रसूव की प्रक्रिया शिशु जन्म की क्रिया, सिंपल सी बात कर दो, शिशु जन्म की प्रक्रिया। कि शिशु का जब जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? डिलीवरी बोलता है। डिलीवरी मतलब बच्चा हुआ, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो गर्भ शिशु का क्या होता है? पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है, और बच्चा जो जन्म लेता है इसे कहा जाता है शिशु जन्म की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? आपके प्रसव कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रसव क्रिया क्या होती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रोपित हो जाता है, वो विभिन्न सारी भ्रूणीय विकास की, मतलब 9 महीने के अंदर उसका धीरे धीरे सभी अंगों का विकास होता है। इन अवस्थाओं को पूर्ण करने के बाद बच्चा जब आपके क्या होता है? जन्म लेता है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसी से आपका नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है आपकी तंत्रिका एवं अंत्यस्रावी तंत्र। अब इसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मस्तिष्क के बारे में, मेरुज्जों के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके अंत्यस्रावी कुछ हार्मोन्स है, ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथि तो कौन सा हार्मोन होता है, इनकी चर्चा करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट सेटिंग है तंत्रिका एवं अंत्यस्रावी। तंत्रिका तंत्र व अंत्यस्रावी तंत्र, इसकी बात करेंगे। देखिए, तंत्रिका तंत्र तथा अंत्यस्रावी तंत्र या अंत्यस्रावी ग्रंथि। देखिए, इसकी बात करते हैं कि मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में मिलकर एक दूसरे से क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, समन्वय बनाए रखते हैं, जिससे शरीर की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। और इन सभी अंगों में क्या होता है? समन्वय बना रहता है, ठीक है। जिसे आपस में क्या रहते हैं? क्रिया करते रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो अंग तंत्रों के आपस में समन्वय है तो शरीर में क्या पाया जाता है? विशेष तंत्र कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो क्या है अंग तंत्रिका तंत्र? क्या है कि अंग तंत्रों अंग तंत्रों अंग तंत्रों के आपस में अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की परिभाषा क्या होगी कि शरीर में जितने भी अंग है उनको एक साथ में लेकर चलना, समन्वय रखना, हिसाब से कार्य होता है, सभी को क्या कहा जाता है? समन्वित रूप से तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और विभिन्न तंत्रों के समन्वय से क्या होता है? एक बेहतर ढंग से स्थापित होता है, मानव के शरीर के सभी कार्य होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं? सभी कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है? कुछ कार्य जो आपके अंत्यस्रावी तंत्र करता है। तो अंत्यस्रावी तंत्र क्या है? कई नलिकावीन ग्रंथि हार्मोन स्तर करता है। तो अंत्यस्रावी जो तंत्र है, अंत्यस्रावी तंत्र या ग्रंथि। तो अंत्यस्रावी क्या है कि भाई अंत्यस्रावी क्या है कि आपके इस प्रकार क्या है कि अनेक नलिका विहीन ग्रंथियां हार्मोन स्त्रावित अनेक नलिकाविहीन ग्रंथियां हार्मोन स्त्रावित
करती है, ठीक है, क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है। और ये हार्मोन जो होते हैं आपके संदेशवाहक का कार्य करते हैं और विभिन्न क्रियाकलापों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये दोनों तंत्र क्या करते हैं, आपके जो वातावरण के अनुसार जो प्राप्त जानकारियां हैं, संवेदनाएं हैं, इनको अंगों तक पहुंचाने, इनके प्रति क्या क्रिया करनी और विभिन्न अंगों में क्या करते हैं, सामंजस्य बनाने का कार्य करते हैं। ये वही तंत्र सभी अंगों को लेकर चलता है। ये तंत्र क्या करता है, हार्मोनों का स्त्राव करता है। वे सभी कार्य इस तंत्र के द्वारा नहीं होता। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या करता है, बहुत से ये नलिकाभीन ग्रंथियों का एक नलिकाभीन ग्रंथियों का समूह है जो क्या करता है, हार्मोन का स्त्राव करता है। और ये हार्मोन जो होता है आपके शरीर में क्या करता है, सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, वातावरण से मिलने वाली जानकारियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है, प्रतिक्रिया करता है। ये सभी दो तंत्रों के द्वारा संवर्णन किया जाता है, एक तो तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मानव का तंत्रिका तंत्र, इसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर अपन अंतःस्रावी तंत्र पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपन अपना स्टार्ट करना है मानव तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसे कहा जाता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या है, नर्वस सिस्टम है अपना। क्या देखिए कि भाई मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही विभिन्न अंगों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, कि जितने भी ऐसे अंग है वातावरण के प्रति उनकी क्रिया, उनके साथ सामंजस्य बैठा, सामंजस्य मतलब नियंत्रण रखना, ठीक है, और अंगों को कार्य नियंत्रित करता है। जितने भी अंग उनके कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और तंत्रिका तंत्र को क्या किया गया आपके, दो भागों में बना। तो तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हम इसका चार्ट बनाते हैं, फिर इसकी बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बनाते हैं अपन तंत्रिका तंत्र, जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। इसको क्या करता है, दो भागों में बांट रखा है। देखिए अपन अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनको, अलग अलग मार्केट से अच्छे से समझ आ जाएगा। साथ में इंग्लिश वर्ड भी लिखते चलेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को। तो तंत्रिका तंत्र इसको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले इसमें सबसे पहले आता है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा आपके आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय ठीक है, आपको पढ़ा है दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इस दो भागों में बांट रखा है कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको वापस दो भागों में डिवाइड किया है। कौन से भाग डिवाइड किए दो भागों में, इसकी बात करते हैं। देखिए मेरुरज्जु और दूसरा है आपके मेरुरज्जु को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और एक मस्तिष्क जिसे कहते हैं ब्रेन। क्या कहा गया, ब्रेन, ठीक है। और इनको वापस जो मस्तिष्क से, इसको तीन भागों में बांट रखा आपके, ठीक है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको कहते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसे कहा जाता है हिंड ब्रेन। ठीक है, इसकी बात होगी। अब देखिए अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको कितने भागों में बांट रखा है, इसकी बात करते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको कितने भागों में बांट रखा है। देखिए तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको आपके मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से दो भाग है, देखिए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में, पहला कायिक तंत्र
दूसरा है आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो इसको कहा जाता है, देखो काय को, सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये की बात है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और स्वायत्त तंत्रिका बोला जाता है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है इसको दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से दो भागों में बांट रखा है देखिए आप। एक तो अनुकंपी, एक परानुकंपी, ठीक है। अनुकंपी को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपैथिक, क्या कहा जाता है, सिंपैथेटिक, क्या हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और परानुकंपी से कहा जाता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, मस्तिष्क के सभी भागों का, आपके तंत्रिका तंत्र है इसके भागों का वर्णन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में केंद्रीय को बोलते हैं आपके सेंट्रल, और आपके परिधि को बोलते हैं पेरिफेरल। ये आपके सभी भागों का क्या हो गया, वर्गीकरण। अपन को ये सभी पढ़ने हैं, तो अपने इस चैप्टर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सभी भागों का क्या करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं। किसका, कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, इसमें मेरुज्जु और मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, इसमें कायिक तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्र के अनुकंपी, परानुकंपी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। तो ये चार्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से कि भाई अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले आपकी जो, ठीक है, कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें अपन जैसे मस्तिष्क की बात करेंगे। उसके बाद जो अपन है कि मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, देखिए इन सब की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो तंत्रिका तंत्र को अपन पढ़ लिया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसको आपने परिधीय तंत्रिका तंत्र में बांटा है। कि भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है इसके दो भागों में बांट रखा है, कि भाई स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। अब सुनिए आप, देखिए इसमें क्या है, अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबकी बात करने वाले हैं। देखिए कि सबसे पहले अपन तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा अपन बात करें कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसके क्या है, अपन कुछ दो एक परिभाषा पढ़ने वाले जो अपने आगे काम आने वाली है, इनकी अपन बात करने वाले हैं। देखिए बात कि भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र, देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है, कि भाई केंद्रीय तंत्र में अपन क्या पढ़ते हैं, मस्तिष्क, मेरुज्जता, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं, कोशिका सम्मिलित होती है। और परिधीय तंत्रिका, इसमें दो प्रकार की तंत्रिका सम्मिलित है। पहले तो है आपके संवेदी, या इसे कहा जाता है अभिवाही, संवेदी या अभिवाही। केंद्रीय के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने तो केंद्रीय के बारे में बात करेंगे। तो परिधीय के अंदर क्या है, संवेदी या अभिवाही, या इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या है, कैसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को उत्कों में अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर जाती है। कैसी तंत्रिकाएं, ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को उत्कों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्र मतलब मस्तिष्क और मेरुज्जु तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जाए, उसे क्या बोलते हैं, संवेदी। दूसरी साथ में पढ़ते, फिर साथ में आपको समझाते हैं। प्रेरक या अपवाही, प्रेरक या अपवाही तंत्रिका, इसे कहा जाता है मोटर नर्व कहा जाता है, मोटर नर्व। सुनिए क्या है,
कि ये क्या कार्य करती है, ऐसी तंत्रिका जो क्या करती है, ऐसी तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। संबंधित क्या करती है, अंगों तक पहुंचाती है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन। और आपको पता है परिधीय तंत्रिका तंत्र किस भागों में बांटा हुआ है, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अभी मैंने चार्ट इसलिए बनाया था, सुनिए। ये दो की बात करते हैं, फिर अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शुरू करेंगे, ठीक है, इसकी बात करें। और लास्ट में अपन मानव तंत्रिका तंत्र का चित्र भी बनाएंगे समझने के लिए। कल क्लास में सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में डायग्राम बना के फिर मानव तंत्रिका तंत्र शुरू करेंगे, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहले भाग पढ़ेंगे। सुनिए आप, जो संवेदी का होता है, ऐसी तंत्रिका उद्दीपनों जो बाहर से सूचनाएं प्राप्त हो रही है। जैसे माने समझने के लिए कि जैसे आपको किसी ने गिलास हाथ में दिया, वो गर्म है ठंडा आपको पता नहीं, आपने उसको टच किया, एकदम वो गर्म था, आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है, जैसे आपने गिलास गर्म इसको टच किया तो ये हो गया बाहरी उद्दीपन भी गर्म है। तो ये अभिवाही क्या या जो संवेदी होती है, ये एक सूचना लेके जाती है मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र मतलब मेरुजु, ये सूचना जाएगी आपके अभिवाही से होते हुए मेरुजु के पास मस्तिष्क के पास जाएगी, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं जिससे। मस्तिष्क पास जाएगी, मस्तिष्क क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि भाई हाथ हटा लो, तो वापस इस सूचना को ले जाने का कार्य किसका है, प्रेरक का है, अभिवाही का है। तो जो बाहरी उद्दीपन, जैसे मैंने किसी मान लीजिए ये मार्कर है, ये मान लीजिए नुकीली चीज है, मेरा पैर इस पर ये टच हो गया, ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और था, मेरा पैर टच होता है यहाँ रुक गया पैर, ऐसे थोड़ी अंदर चला जाएगा, रुक जाएगा यहाँ। तो ये पैर टच हुआ तो यहाँ पे मेरे अभिवाही, सभी शरीर में अभिवाही और अपवाही पाए जाते हैं। अभिवाही जो आपके यह संवेदी जो तंत्रिका, ये क्या कार्य करती है, सूचना देती है मस्तिष्क को, मस्तिष्क से जाती है मेरुजु के पास कि अभी ये नुकीली चीज है, इसको मैं टच करूँ या पैर इसके अंदर रख दूँ या रुक जाऊँ। तब प्रेरक वापस मस्तिष्क ऑर्डर देता रुक जाओ, तो यह सूचना कौन लेकर आता है, प्रेरक या अपवाही लेकर आती है। तो सूचनाओं को या उद्दीपन जो वातावरण से बाहर ग्रहण करते हैं, इसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य केंद्रीय तंत्र तक पहुंचाने का क्या होता है, संवेदी नर्व का होता है। और वापस जो ऑर्डर आता है मस्तिष्क भी काम करना है कि नहीं करना, हाथ हटाना है कि नहीं हटाना, पैर हटाना है कि नहीं हटाना, ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रेरक या अपवाही तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये दो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ध्यान रखेंगे, संवेदी और प्रेरक का, यह महत्वपूर्ण है। फिर आगे बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, कायिक और स्वायत्त के दो भाग, अनुकंपी और परागनुकंपी। तो अपन सबसे पहले इसमें मस्तिष्क से ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र शुरू करेंगे। ये मैं दो इसलिए पहले पढ़ाएंगे, इनका बहुत ज्यादा प्रयोग आएगा। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र शुरू करेंगे और कल से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये शुरू करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे वे किस प्रकार से कौन सा भाग पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, कल से ये चैप्टर स्टार्ट होगा तंत्रिका तंत्र ढंग से। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।